हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मिशन क्वेश्चन सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे जीवाणु जनित रोगों के बारे में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आपके पूछे गए हैं, सारे के सारे यहाँ पर सवाल आपके ले लिए जाएंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं, आपके सवालों के सिलसिले पे चलते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं भाई कौन कौन से आपके सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है, भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है? तो भोजन विषाक्तता का कारण होता है साल्मोनेला बैसिलाई होता है। ठीक है, कौन सा होता है भाई? साल्मोनेला बैसिलाई होता है। साल्मोनेला बैसिलाई जो होता है भाई साहब, साल्मोनेला बैसिलाई नामक जीवाणु के कारण भोजन विषाक्तता होती है। और यह विशेष जीवाणु ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग तथा रॉड के आकार का होता है, जिसके चारों ओर कशाभिका यानी फ्लैजेला पाई जाती हैं। भोजन विषाक्तता का विषाक्त होना बॉटुलिज्म किस स्पीशीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? तो आपका ये होता है क्लॉस्ट्रीडियम से होता है। क्लॉस्ट्रीडियम अभी जस्ट पढ़ा गया है। क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम नामक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के उत्पन्न विश्व भोजन विषाक्तता के कारण होता है। बॉटुलिज्म क्या होता है? बॉटुलिज्म भैया एक होता है आपका भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन होता है, उसे बॉटुलिज्म कहा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा के हेतु लगाया जाता है? तो डिफ्थीरिया, कुकुर खांसी और टेटनस के आपके रोकथाम के लिए लगाया जाता है। डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर डिफ्थीरिया, काली खांसी, जिसे कुकुर खांसी कहते हैं। ठीक है, टेटनस और आपका इसे टेटनस को ही आपका धनुष टंकार से नाम से जाना जाता है, से बचाव हुए नवजात शिशु को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। कहते हैं कि उन उक्त तीनों रोग जीवाणु जनित हैं। ये कैसे रोग हैं भैया? जीवाणु जनित है, जो कि क्रमशः कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी तथा हीमोफिलस परट्यूसिस और आपका है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से ध्वाता होते हैं। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग ये जस्ट फिर से पूछा गया। डिप्थीरिया, काली खांसी और आपका टेटनस को लगाया जाता है, टेटनस की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। प्रत्येक प्रतिशत डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए। तो आपका डिप्थीरिया को और कुकुर खांसी और टेटनस में दिया जाता है। ठीक है, जस्ट अभी देखो उनके नाम ही बदले गए केवल यहाँ पे। डिप्थीरिया जिसे आपका रोड़ी कहते हैं, कुकुर खांसी और आपका टेटनस होता है। डीपीटी का टीका किसके काम नहीं आता है? तो आपका डिप्थीरिया आता है, कुकिंग खांसी आता है, टेटनस आता है, पोलियो में नहीं आता है। पोलियो वैक्सीन अलग आती है। अगर बात करते हैं अगला सवाल की, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन रोगों की रोकथाम के लिए लगाई जाती है? डिप्थीरिया, टेटनस और आपका कुकुर खांसी में लगाई जाती है। दूसरा वाला ऑप्शन भैया सही है। ठीक है, अगला सवाल है, बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। इन्फ्लुएंजा कारक है किसका? छोटे बच्चों में मेनिनजाइटिस, जो आपका मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है, के रूप में। ये भी सही है आपका। और दूसरा आपका निमोनिया। तो ये दोनों सही, ए और डी दोनों भाई साहब सही हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल, भारत में निमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन, ठीक है, निमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व हो जाता है? तो यहाँ पर अगर महत्व की बात करते हैं तो ये लिखा है, ये वैक्सीन निमोकोकल तो निमोनिया से संबंधित होगा, निमोनिया और साथ ही आपका तानिका शोध जैसे सेप्टिम के विरुद्ध प्रभावी है। बिल्कुल सही है। उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जाती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। ये भी आपका सही हो जाता है। इस वैक्सीन के कोई गॉड इफेक्ट नहीं है, ये तो गलत बात। कोई भी वैक्सीन है उसका साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ जरूर होता है, तो आपका ये गलत हो जाता है। अगर बात करते हैं यहाँ पर भारत सहित अधिकांश देशों में निमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन या PCV13 प्रकार के निमोकोकस जीवाणु से उत्पन्न विभिन्न बीमारियों से प्रभावी है, जिनमें निमोनिया, तानिका शोथ तथा मेनिंजाइटिस तथा सेप्सिन शामिल है। वर्ष 2010 में PCV7 के स्थान पर PCV13 का उपयोग होने लगा है। इसके उपयोग से उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट व एलर्जी भी संभावनाएं होती हैं। कौन एक विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित नहीं है मतलब वो जीवाणु जनित होगा या फिर और होगा कोई। देखो, खसरा होता है, विषाणु जनित होता है, और आपका
अच्छा ठीक है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा विषाणु जनित नहीं है, तो आपका क्षय रोग है, ये आपका बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, जिसे टीबी कहते हैं। अगला सवाल यहाँ पर अगर बात की जाती है तपेदिक है, तपेदिक जस्ट अभी बताया गया इसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। कौन सा अगला सवाल है, अगला सवाल कौन सी यक्ष्मा कुष्ठ और दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त होता है, तो आपका ये पी एमिनो सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो आपका किसमें यक्ष्मा और कुष्ठ रोग दोनों में उपयोगी माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग कौन सा है, तो आपका ये टीबी हो जाता है, जिसे यक्ष्मा कहा जाता है। अगर बात करते हैं, यक्ष्मा एक संक्रामक रोग है जिसका कारक आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक नामक जीवाणु होता है। इस रोग में मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। कई बार पूछा गया कौन सा प्रभावित होता है, लंग्स प्रभावित होते हैं। इसमें रोगियों को ज्वर आता है यानी बुखार आता है, लगातार खांसी आती है, खून के साथ बलगम आना और सांस फूलना इत्यादि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 4 से 5 लाख मृत्यु तपेदिक के कारण होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आधुनिक समय में यह रोग सर्वाधिक मनुष्यों की मृत्यु का कारण है। भारत में इसका प्रकोप काफी अधिक है। यह आनुवंशिक रोग नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रतिवर्ष 5 लाख से अधिक जो भारतीय एक रोग से मरते हैं उसकी पहचान करें, तो आपका कौन सा क्षय रोग जिसे आपका टीबी कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है, तो आपका जीवाणुओं से तपेदिक उत्पन्न होता है। ठीक है, पोलियो तो वायरस से होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला सवाल। तपेदिक रोग का कारण क्या होता है, तो आपका तपेदिक रोग आपका माइक्रोबैक्टीरियम यानी बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखो आपका स्वप्रतिरक्षित रोग आपका संधिवात संधिशोथ ये तो सही है। आनुवंशिक रोग क्षय रोग ये गलत है, क्षय रोग आपका आनुवंशिक रोग नहीं है। ठीक है, ये तो गलत दे रखा। पामा रोग चिचड़ी, ठीक है, मानसिक रोग आपका मनोविदलता, ठीक है, इसमें आपका प्रभावित होता है। क्षय रोग के परीक्षण है तो विशिष्ट परीक्षण कौन सा होता है, क्षय रोग में आपका मेटॉक्स का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, मेंटॉक्स का। विडाल टेस्ट तो आपका टाइफाइड का होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होता है भाई, मेटॉक्स टेस्ट होता है। तपेदिक के संक्रमण के परीक्षण हेतु टीबी रक्त परीक्षण यानी टीबी ब्लड टेस्ट, इसे मेटॉक्स ट्यूबर क्यूलिन त्वचा परीक्षण कहते हैं। इस परीक्षण में हाथ के निचले हिस्से की त्वचा में ट्यूबर क्यूलिन नामक तरल की अल्प मात्रा इंजेक्शन के रूप में लगाई जाती है। इंजेक्शन लगाने के 48 से 72 घंटे बाद हाथ पर इसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल आपका पूछा गया है, बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, तो बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है वो आपका किसके लिए, क्षय रोग के लिए लगाया जाता है। चलिए यहाँ पर थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बात क्या करते हैं। बैसिलस कॉलमेट-क्यूरेस इसका पूरा नाम होता है। यह टीका तपेदिक या क्षय रोग के बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। यह टीका यदि जन्म के तुरंत बाद ना लगाया जाता है तो शिशु के जन्म से 12 माह के अंदर दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद जितनी अवधि व्यतीत होती जाएगी प्रभाविता उतनी ही कम होती जाएगी। जन्म के 12 माह के बाद बीसीजी टीका लगाने का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, बीसीजी का टीका किस में लगाया जाता है, क्षय रोग में मतलब टीबी में लगाया जाता है। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाया जाना चाहिए, जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। अगला यहाँ से पूछा है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है, तो देखो कह रहा है कि स्कर्वी थायमीन, ठीक है, स्कर्वी विटामिन सी थायमीन, ऐसा यार कुछ सही नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस एटीएस ये क्या होता है अभी देखना। टेटनस जो है बीसीजी का टीका, जो टेटनस में मलेरिया क्लोरोक्विन ये सही लग रहा है। ठीक है, और आपका अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पर बीसीजी का टीका तपेदिक से बचाव के लिए लगाया जाता है। मलेरिया के उपचार के लिए तो एराब्रिन क्लोरोक्विन ये तो सही दिया था उसमें। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है, जबकि थायमीन विटामिन 1 की कमी से होता है। मतलब थायमीन जो है विटामिन बी 1 को थायमीन कहा जाता है। टिटनेस नामक रोग, इसमें क्या था उत्तर डी वाला दे रखा था। हाँ बात तो सही है,
मलेरिया जो है क्लोरोक्वीन, यही तो केवल सही दे रखा था, बाकी सब गलत फलत दिया था। टिटनेस नामक रोग किस नाम से भी जाना जाता है? टिटनेस को आपको लॉकजा के नाम से भी जाना जाता है। टिटनेस या धनुष टंकार भी कहा जाता है वह रोग जिसमें रोगी का शरीर धनुष की तरह टेढ़ा होकर अकड़ जाता है। यह एक घातक संक्रामक रोग है जो क्लस्ट्रीडियम टिटेनी के नामक जीवाणु के कारण होता है। यह रोग लॉक्सा के नाम से भी जाना जाता है। कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो आपका कौन सा है इसमें? तो आपका प्लेग नहीं होता है, चूहों से होता है। ठीक है, पीचर तो होता है मच्छर के काटने से, डेंगू भी होता है और मलेरिया भी होता है, ये भी मच्छर के काटने से होता है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लेग जो होता है एक संक्रामक या संसर्ग रोग होता है जो इन्फेक्शन से फैलता है, जो कि एक विशेष जीवाणु पास्चुरेला पेस्टिस द्वारा होता है। इसमें मच्छर का कोई भी योगदान नहीं होता है। यह रोग सर्वप्रथम चूहे को हुआ था। चूहों के शरीर पर पिस्सू चूहों के शरीर पर भैया क्या होते हैं? पिस्सू रहते हैं जो इनका संदूषित रक्त चूसते हैं। फलता रोग के जीवाणु पिस्सुओं में पहुंच जाते हैं और पिस्सुओं के काटने से रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर प्लेग रोग उत्पन्न करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका सही सुमेलित बताइए, तो चलिए देख लेते हैं। वायु द्वारा क्या फैलता है? वायु द्वारा फैलती है टीबी। वायु द्वारा क्या फैलती है? टीबी। और टीबी आनुवंशिक रोग नहीं है, इसको ध्यान रखना है। पानी द्वारा क्या फैलेगा? हैजा, कॉलरा। संपर्क से क्या फैलेगा? सिफिलिस। और आपका घाव से क्या फैलेगा? टेटनिस। घाव द्वारा क्या होता है? टेटनिस। ठीक है, सिफिलिस जो होता है वो संपर्क से फैलता है। कॉलरा पानी से, जिसे नहीं कहते हैं कॉलरा हो गया तो आपका पानी वगैरह हैजा। टीबी जो है वायु द्वारा फैलता है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है, कह रहा है कि प्लेग जो है प्लेग और आफिल बेरी लिखा है, टाइफाइड लिखा है, तो यहाँ पर प्लेग लिखा है पिस्सुओं के काटने से फैलता है, दूसरा वाला सही हो जाएगा। फाइलेरिया जो है मच्छरों से होता है। बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है। टाइफाइड आंतों में को प्रभावित करता है, इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। ये देखो जस्ट लिखा हुआ आंतों को प्रभावित करता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि दंताशय का मुख्य कारण मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व किसका कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार से होता है। दूसरा वाला उत्तर सही हो जाता है। टूथ जो डिके जो होते हैं का मुख्य कारण होता है सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु तथा कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों को जो दांतों के मध्य फंसे रहते हैं के मध्य अंतर व्यवहार होता है। अतः दांतों की नियमित खूब अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए, नहीं तो भैया दांत खराब हो जाएंगे। दंत क्षय का कारण क्या होता है? तो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। दंत क्षय जो होता है एक जीवाणुविक प्रतिक्रियाएं दांत की सख्त संरचना दंत ऊतक और दंत मूल को क्षतिग्रस्त कर देती हैं। ये ऊतक क्रमशः टूटने लगते हैं जिसमें दांतों में छिद्र उत्पन्न होते हैं। दंत क्षय के लिए उत्तरदायी जीवाणु हैं स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स और लैक्टोबैसिलस, या ये जिम्मेदार होते हैं। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना होती है सिवाय किसके? तो हैजा, टाइफाइड, क्या लिखा है? जॉन्डिस और फ्लोरोसिस। तो आपका ये इसके फ्लोरोसिस रोग नहीं होता है, बाकी आपका टाइफाइड और कॉलरा, ठीक है, जॉन्डिस, ये सारे आपके बीमारी हो जाती हैं क्या? खराब पानी, दूषित पानी पीने से हो जाती हैं। हैजा, टाइफाइड और कामला या पीलिया, जिसे जॉन्डिस पीलिया को बोलते हैं, ओके, रोग छिछले हैंडपंप से पानी अर्थात दूषित जल पीने पर होने की संभावना होती है। जबकि फ्लोरोसिस होने का मुख्य कारण जल में फ्लोराइड की अधिकता। फ्लोरोसिस मतलब फ्लोराइड की अधिकता। देश की लगभग 5% जनसंख्या फ्लोराइड विषाक्तता की चपेट में है। इससे दांत खराब होते हैं। क्या खराब होते हैं भाई साहब? दांत खराब होते हैं। आधुनिक अनुसंधान के परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि फ्लोराइड का अधिक अनुग्रहण कैंसरकारी भी हो सकता है। ओ भैया, ठीक है बच्चे के कौन सा जल जनित रोग है? तो आपका चेचक, मलेरिया और आपका
और कौन सा दिया गया ऑप्शन, हैजा तो तपेदिक, तो हैजा होता है, ठीक है। हैजा हैजा एक संक्रामक आंत्र शोध है जो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। मनुष्य में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के माध्यम से होता है। टाइफाइड या कॉलरा विशिष्ट उदाहरण हैं किसके, तो जलजन्य रोगों के होते हैं। टाइफाइड या कॉलरा जलजन्य रोगों के उदाहरण हैं। टाइफाइड रोग का कारण साल्मोनेला टाइफी था। कॉलरा का कारण होता है विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु होता है। पीने के पानी के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा, कुष्ठ रोग होता है जीवाणुओं के द्वारा होता है। कुष्ठ रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है जीवाणु द्वारा होता है। कुष्ठ रोग एक संक्रामक रोग होता है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमाटोक्सिस नामक जीवाणुओं द्वारा होता है। निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर, मतलब सभी का आपका इनमें 3 ऑप्शन जिनमें जो आप वायरस से होता है, बाकी एक को छोड़कर। तो आंत्रचूर जो होता है वो वायरस से नहीं होता है। गलसुआ या कंठमाला रोग आपका जो विषाणु जनित बीमारी है जो पैरोटिड ग्रंथि के कष्टदायक रूप से बड़ा कर देती है। पीलिया तथा इन्फ्लुएंजा भी विषाणु जनित रोग हैं। आंत्रजोर सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। प्रतिजैविक औषधि कौन सी है, तो प्रतिजैविक औषधि इनमें देखो क्लोरोक्वीन है, ठीक है, ये ए वाला भी है, एस्प्रिन भी है, तो इनमें से आपका ई वाला सही हो जाता है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर क्लोरामेफेनाकॉल एक प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है और जीवाणु रोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो इसलिए आपका ये वाला सही हो जाता है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक कौन सा है, तो इनमें से आपका ई वाला सही है, मतलब एक से अधिक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे आपका पेनिसिलिन भी एंटीबायोटिक है, सल्फाडाइजीन भी एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण क्या होता है, तो आपका ये हो जाता है पेनिसिलिन जो होता है एंटीबायोटिक दवा के रूप में किया जाता है, जीवाणु जन्य रोगों के उपचार में किया जाता है। और यहाँ पर आपका पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवकों से प्राप्त किया जाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि क्या है, क्लोरेमेफिकॉल फेनिकॉल, ठीक है, ये हो जाता है। ये जो जीवाणु जनित विभिन्न प्रकार के रोगों के प्रति प्रभावी होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के विपरीत ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणु के विरुद्ध प्रभावित होती हैं। अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ किसके लिए कारगर होती हैं, तो सल्फा दवाइयाँ जीवाणु के लिए कारगर होती हैं। अगर बात करते हैं जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। यह संश्लिष्ट दवाओं का एक समूह होता है जिसके अंतर्गत सल्फोनामाइड और सल्फामेराजाइन, सल्फाडाइजीन इत्यादि हैं। प्रोन्टोसिल तथा शिबाजोल आदि सल्फोनामाइड दवाओं के प्रकार हैं। सर्वप्रथम सल्फा ड्रग्स प्रोन्टोसिल की खोज की गई थी। सल्फा ड्रग किस प्रकार की औषधि है, तो आपका अगर बात की जाती है प्रतिजीवाणु को होती है सल्फा ड्रग। कौन सा एक सल्फा औषधि है, तो सल्फा औषधि आपका सिबाजोल, अभी जस्ट ऊपर पढ़ा गया था सिबाजोल, क्या हो जाता है, सिबाजोल आपका सल्फा ड्रग हो जाता है। अगला सवाल है आपका पूछा गया है, क्या पूछा गया भाई साहब, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत में सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में बहुऔषध प्रतिरोध के होने के कारण क्या होते हैं, तो आपका कह रहा है कि कुछ व्यक्तियों में आनुवंशिक पूर्वत, ये वाला गलत है, ठीक है। रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों की गलत खुराकें लेना, हाँ होता है। पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना, ये भी होता है, ठीक है। और आपका कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता, ये गलत है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं बस। ये लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है भारत में सूक्ष्म जैविक रोग जनक यानी माइक्रोबियल पैथोजेनेसिस में बहु औषध प्रतिरोधक
प्रतिरोध उत्पन्न होने के कारण क्या होते हैं, सूक्ष्म जनिकों में उत्परिवर्तन, जीन हस्तांतरण, प्रतिरोधी जीनों के विकास आदि के माध्यम से होने वाले परिवर्तन, गलत रोग निदान जिसके कारण रोगी को चिकित्सा कभी कभी अनावश्यक सूक्ष्म जीवरोधी औषधियाँ दे देते हैं। अच्छा, इसलिए रोगी का उपचार के लिए प्रतिजैविकों का कोर्स पूरा नहीं करना या उसकी गलत खुराकें तथा बगैर डॉक्टर सलाह के दवाएं लेना ये भी होता है। पशुधन फार्मिंग में जैव प्रतिजैविकों का बढ़ता प्रयोग, फार्मास्यूटिकल उद्योग तथा अस्पतालों के अशोधित कचरे द्वारा पर्यावरणीय संदूषण। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, और अगर एक बार देखना हो तो इसको देख लेना जरूर। यहाँ से आपका सवाल जरूर बनेगा क्या कि जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के सल्फा दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। या संश्लिष्ट दवाइयों का एक समूह होता है जिसके अंतर्गत सल्फोनामाइड, सल्फामेराजाइन, सल्फाडाइजीन, ठीक है, प्रोंटोसिल, सिबाजोल, ये जो को भी पूछा गया, सिबाजोल, प्रोंटोसिल आदि सल्फोनामाइड दवाओं के प्रकार हैं। सर्वप्रथम सल्फा ड्रग्स प्रोंटोसिल की खोज 1932 में की गई थी। तो ये कैसा लगा वीडियो के बाद में कमेंट वगैरह करके जाना, ठीक है। और आपका अगर चैनल पे पहली बार आए हो भैया सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।